जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज हमारे साथ यहाँ पर हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान मौजूद है मारूफ दानिश्वर, मार्कसी दानिश्वर मोहतरम सबाउद्दीन सबा साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हाजी अब्दुल्ला खान साफ़ी साहब, जो सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं आपका बलूचिस्तान के, और तहरीक बारी जो हालिया एक तहरीक चली थी, उसके चेयरमैन भी रहे हैं। और सबा साहब के बारे में बताता चलें कि सबा साहब एक तरक्की पसंद शायर भी हैं और मुसन्निफ़ है तरक्की पसंद, और कालम निगार भी हैं, और इसके अलावा तबक़ाती जदोजहद पर पुख्ता यकीन रखते हैं, और सारी ज़िंदगी उन्होंने तबक़ाती जदोजहद करते हुए गुजारी, और मज़दूरों की तंजीमों के साथ, मज़दूरों की जदोजहद के साथ उनकी वाबस्तगी बड़ी पुख्ता रही है। तो आज सबा साहब से हम गुजारिश करेंगे कि थोड़ा मुख्तसरन अपना तारुफ भी करा लें मज़ीद इस हवाले से। जी सर। ताल्लुक़ तो फ़र्क का क्या ताल्लुक़ होता है, लेकिन मेरा ताल्लुक़ तो मशरक़ी पाकिस्तान से रहा। पैदाइश मेरी वहाँ की है, उसके बाद तालीम भी मेरी वहीं हुई है, ढाका यूनिवर्सिटी तक। वापस वहाँ से आने के बाद फिर कराची यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा, और मुलाजमत का कैरियर अगर है कहीं पर प्राइवेट या सरकारी जितना भी है वो फिर पाकिस्तान में हुआ मेरा। तो मेरा राब्ता और ताल्लुक़ रहा बाएं बाजू के उन लोगों से भी जो मशरक़ी पाकिस्तान में थे और जिन्होंने अमली जदोजहद में हिस्सा लिया, और यहाँ भी बहुत सारे ट्रेड यूनियन के लोगों से और मजदूर तंजीम के लोगों से रब्ता हुआ। तो ज़ाहिर है यही मेरा ताल्लुक़ है, और इससे आगे तो मैं खुद ज़ाती तौर पर तो ताल्लुक़ के लायक आदमी नहीं हूँ। आज नाज़रीन से और देखने वालों से ये गुजारिश भी है कि ये वीडियो को शेयर भी करते जाएं, और ये जो प्रोग्राम है, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, ये एक हल्की फुल्की गपशप के अंदाज में होगी, जिसमें हम कोशिश करेंगे सबा साहब से काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो सर, इसमें हम ये पूछना चाहेंगे, अगर लोगों को के इल्म में ये आ जाए कि पाकिस्तान, ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर मज़दूर तंजीमों की अहमियत और समाजी तब्दीली में उनके किरदार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसे बहुत ही तफसीली ये सवाल जो खुद बहुत तफसील में है। यानी पाकिस्तान कायम हुआ, पहले तो ये देखें कि पाकिस्तान कायम किस तरह हुआ। एक मुकम्मल नौआबादियाती निज़ाम से छुटकारा पाने की जदोजहद कर रहे थे बरसग़ीर के अवाम, ख़ास तौर से मेहनत कश तबका, और बड़ी जदोजहद थी। लेकिन उस वक्त की जो भी पार्टी थी मजदूर तबके की क़यादत करने वाली, मेनली CPI थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो नाकाम हो गई उस मौजूद तज़ाद को समझने और हल करने में, और उसके नतीजे में बरसग़ीर के अवाम को नौआबादियाती निज़ाम से निजात हासिल नहीं हो सकी, और खुद अंग्रेज़ी साम्राज्य ने अवाम को मजहबी और दीगर बुनियादों पर तकसीम कर दिया। तो पाकिस्तान उस तकसीम के नतीजे में वजूद में आया, और जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक वाहिद समाजी तबका जो मुनज़्ज़म तरीके पे मौजूद था, वो जागीरदार तबका था। लिहाजा उसने मौके से फ़ायदा उठाते हुए फ़ौरन जो है इक़्तिदार पर कब्ज़ा हासिल कर लिया। लेकिन जागीरदाराना निज़ाम दुनिया भर में चूँकि मुस्तरद हो चुका था और इसमें अब नमू की गुंजाइश नहीं थी, फरसुदा हो गया था बहुत, तो उनके अंदर नाअहली भी थी। उन्होंने हुकूमत चलाने के लिए उनको मुश्किल थी। हुक्मरानी के लिए उन्होंने अंग्रेज़ के तैयार करदा अफसरशाही को साथ मिलाया और प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलानी शुरू की। उसी ब्यूरोक्रेसी और जागीरदारों के इत्तेहाद ने फिर यहाँ पर सरमायाकारी भी की सनद भी लगाई, और जो नया तबका पैदा हुआ जिसको हम अक्सर सरमायादार तबका समझते हैं, और कभी कभी खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं कि ये मगरिब के सरमायादार तबके की तरह से कोई रोशन ख्याल जमहूरियत पसंद तबका होगा। ये असल में ब्यूरोक्रेसी के जूते चाट के ही सरमायादार बना था। तो अफसरशाही और जागीरदार और सरमायादार ये तीनों एक ही ख़ानदान के अफराद बन गए, और ये सेफ फरीकी एक हुकूमत इत्तेहाद है
जिसने पाकिस्तान पे हुक्मरानी शुरू कर दी। वो हुक्मरानी आज तक कायम है। अब ब्यूरोक्रेसी जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है उसमें सिविल भी है, मिलिट्री भी है, दोनों है। वो हुक्मरानी अभी भी जारी है। अब इस सूरत हाल में जब सनत बनी लगी तो ज़ाहिर मजदूर तबका भी पैदा हुआ। तो मजदूर तबका चूँकि एडवांस क्लास होता है तारीख का, लिहाजा वो बोलना शुरू करता है, सियासत में हिस्सा लेता है, लड़ता है, माशरे की तश्कील करता है। तो इसी तरह हुआ भी, लेकिन यहाँ पर हुआ है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे हिंदुस्तान से यहाँ, जो शुरू में जो लोग थे वो वर्किंग क्लास के लोग, और उसमें पॉलिटिकल लोग भी थे, ज़ाहिर उन्होंने काम भी किया। लेकिन बहुत आसानी हुई हुकूमत को उनको एक तरफ करने में, क्योंकि वो मुकामी आबादी से घुल मिल नहीं सके उस तरह जिस तरह मिलना था उसको। ये दोस्तों हमारे साथ साफ़ी साहब भी तशरीफ़ फरमाए। साफ़ी साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ख़ासकर आप समझते हैं कि क्या बाएं बाजू की तहरीक के हवाले से, या कौमी सवाल, और उसके बारे में अगर हम आपसे इसमें पूछे कि तबकाती सवाल और कौमी सवाल में आप क्या समझते हैं, किसको फ़ोकियत हासिल है? चूँकि हमारा ताल्लुक़ मज़दूर तहरीक से किसी न किसी शक्ल में है, हमारे लिए मुक़द्दम है तबकाती सवाल। क्योंकि हम समझते हैं जब आप तबके की बात करते हैं तो उसमें कौमियतों की नुमाइंदगी भी होती है, और तमाम कौमियतों के ज़ेरदस्त तबकात, ज़ेरदस्त जो उसके लोग होते हैं वो मिलकर ये एक तबके को तश्कील देते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि अगर कौमी सवाल कोई अब उठा लिया जाए और कौमी सवाल पर ही बात कर ली जाए तो बिलाखिर उसका बेनिफिशरी कौन होगा, कौमी सवाल के अहदाफ तक पहुंचने के बाद उसका बेनिफिशरी कौन होगा, उसके बाद फिर उसके अंदर एक तबकाती तजाद दोबारा पैदा होगा, जन्म लेगा। तो हम समझते हैं, मेरे नाक़िस अक़ल के मुताबिक मुक़द्दम है हमारे लिए तबकाती सवाल कि हम क्लास की बुनियाद पर सोसाइटी को तश्कील दें, और क्लास की बुनियाद पर हम इस तरह अब तो बहरहाल हम एक जमहूरी दौर में गुजर रहे हैं, और हम समझते हैं कि इस दौर में भी हम क्लास की बुनियाद पर लोगों को मुनज़्ज़म करके अपने नुमाइंदे बना के भेजें, नुमाइंदे बना के उसको उन ऐवानों में भेजें जहाँ हम एक सरदार, खान और नवाब से तवक्को रखते हैं। न कभी वो हमारे थे न रहेंगे, क्योंकि हमारा जिस क्लास से ताल्लुक़ है हम उसी क्लास के लोग ही हमारे मसाइल को बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। तो इसलिए मेरे नज़दीक तबकाती सवाल मुक़द्दम है, कौमी सवाल भी ज़रूरी है। जो मज़लूम कौमियतें हैं जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जो काफ़ी अरसे से वो महरूम है अपने हकूक़ से, अपने वसाइल से, लेकिन मेरे ख़्याल में वो उससे मेरा नुक्ता नज़र है कि हम कौमी सवाल के से हम तबकाती सवाल को मुक़द्दम समझते हैं। तो सवा साहब आप बात जारी रखिए। आप इसको मैं इसमें इजाफा करता हूँ। हमारे पास तजुर्बा है इस सिलसिले में, जो हमारा अपने इलाके का। हिंदुस्तान जब मुनक़सिम नहीं था, जब एक हिंदुस्तान था, उस वक्त ये बताया गया कि मजहबी तज़ाद जो है ये बुनियादी तज़ाद है, और इस बुनियाद पर दो मुल्क बन गए। और उसके बाद हमने देखा कि दोनों मुल्कों में आम आदमी और महदकश तबके का कोई मसला हल नहीं हुआ। तो उससे लोगों ने नतीजा अखज़ किया कि वो अंदाज़ा गलत था। यहाँ बुनियादी तज़ाद मज़हब नहीं, बुनियादी तज़ाद मईशत है। इसके बाद एक और तजुर्बा हमारे यहाँ हुआ। बाद लोगों का ख्याल था कि कौमी तज़ाद असल तज़ाद है, लेकिन अब वो भी एक तजुर्बा हमारे यहाँ हो गया। 1971 में इसको बुनियादी तज़ाद मान के बांग्लादेश बन गया। न मगरबी पाकिस्तान में कोई मसला हल हुआ किसी का, आम आदमियों का, न बांग्लादेश में मसला हल हुआ, बल्कि ऐसे ऐसे यानी अजीब तजुर्बे देखने में आए। मसलन आम आदमी जो नॉन बंगाली था उसको तो निकाल दिया गया ये कह के कि ये इस्तेसादी लोगों का नुमाइंदा है, लेकिन जो सबसे बड़ा इस्तेसादी था, जो बुर्जुआ क्लास का नुमाइंदा था, उर्दू स्पीकिंग, वो इस्फहानी था। आज भी बांग्लादेश के चंद बड़े सरमाएदारों में से एक इस्फहानी है, और उसको मुकम्मल पैटर्नाइजेशन हासिल है हुकूमत की। तो इससे फिर साबित हुआ कि ये भी कौमी तज़ाद भी बुनियादी तज़ाद नहीं था।
कुछ और बुनियादी तजाद था जो जब तक हल नहीं होगा उस वक्त तक ये मसला पैदा होता रहेगा, चाहे आप जो भी नाम दे करके तब्दीली जाए। तो वो तजाद है माशी, और वो क्लास की स्ट्रगल से ही हल होगा। अब हम ये भी कहते हैं कि कौमी मसला कहीं पर नहीं है। हर मसला एक ऐसे माशरे में जो जागीरदाराना सरमायादाराना माशरा होता है, वहाँ आवाम के लिए हर तरह के मसाइल पैदा होते रहते हैं, चाहे वो किसी कौम की महरूमी का मसला हो, चाहे वो किसी सिर्फ के साथ ज़्यादती का मसला हो, चाहे वो बच्चों के हुकूक का मामला हो, चाहे वो और कोई इस किस्म की चीज़ें, डेमोक्रेसी का मसला हो। ये सारे मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन ये क्यों पैदा होते हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? माशरे में दो बड़े तबकात हैं, एक महज़कश तबका, एक सरमायादार तबका। इन मसाइल का ज़िम्मेदार वो है जो हुक्मरान है। जो महकूम है वो तो ज़िम्मेदार हो नहीं सकता। इनका सब मसाइल का ज़िम्मेदार पाकिस्तान का हुक्मरान तबका है, हुक्मरान इलीट है, शराफिया है, जागीरदार, सरमायादार और उसका इत्तेहादी साथी साम्राज्य। तो इसलिए ये तमाम मसाइल उस वक्त हल होंगे जब हम इस तिकोन को गिरा देंगे, जब ये जागीरदार सरमायादार साम्राज्य की हुक्मरानी ख़त्म हो जाएगी तो फिर तमाम मसाइल का हल शुरू हो जाएगा। इसकी बहुत अच्छी ठोस मिसाल ये है कि चीन एक ऐसा मुल्क है, हमारे पड़ोस में है। चीन में औरतों को जूते पहनाए जाते थे लोहे के, ताकि इनका पैर ही बड़ा ना हो, ये अलग नज़र आए, सिर को अलग रखा जाए, उनको दबाया जाता था ना। 1949 में जब चीन में इनकलाब आया तो बहुत ने कहा कि औरत जो है उसने आधा आसमान उठाया हुआ है, और आज से औरत और मर्द मसावी है। जो काम मर्द कर सकता है वो औरत भी कर सकती है। उसके बाद ये मसला हल हुआ। लेकिन वही माओ ये कहता है कि सिर्फ का मसला उसी वक्त हल होगा जब अब सोसाइटी का मसला हल होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि सिंफी मसला हल हो जाए। बुनियादी तजाद माशरे का क्या होता है? बुनियादी तजाद वो है कि जिसके हल हुए बगैर दीगर मसाइल हल नहीं हो सकते। तो हम इसीलिए कहते हैं कि बुनियादी तजाद तबकाती है। अगर ये हल नहीं होगा तो बकिया मसाइल हल नहीं होंगे। अगर बकिया मसाइल में से कोई एक मसला हल भी हो जाए तो बकिया मसाइल रह जाएंगे, क्योंकि कभी ये तबकाती मसला हल नहीं हुआ है। तो इसलिए हम कौमी सवाल को भी अहमियत देते हैं, सिंधी सवाल को भी अहमियत देते हैं, बच्चों के हुकूक को भी अहमियत देते हैं, जमहूरियत को भी अहमियत देते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखने का मेहनत कश तबके का अपना नुक्ता नज़र है, हुक्मरान तबके का अपना नुक्ता नज़र। अच्छा समाज साहब, ये अभी तो हमारे जनरल डिस्कशन है, कोई हमारे को इंटरव्यू नहीं है। ये बासित साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हम अपने डिस्कशन में कुछ ऐसे मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएँ ताकि हम कुछ सीख सकें उससे। आज के हमारे इस दौर में जब आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में मजदूर तंजीमें बेहद ज़्यादा है, लेकिन मजदूर का सियासी किरदार आपको कहीं नज़र आ रहा है क्या? कहीं सियासी तब्दीली में मजदूर का कोई रोल नज़र आ रहा है कि मजदूर पोलिटिसाइज है, या कि मजदूर को अपना रोल अदा करना चाहिए? अगर नहीं है तो ये किसकी गलती है? क्या बाएं बाजू मजदूर का सियासी रोल अदा करवाने में अभी तक वो नाकाम रहा है या करवाना नहीं चाह रहा है? जबकि हम समझते हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर आप तनासब के हिसाब से बात करें तो मजदूर की अक्सरियत है, ज़ेरदस्त तबके की अक्सरियत है, लेकिन कहीं पे सियासी किरदार नज़र नहीं आ रहा। वहाँ सियासी लगाने पर भी एलीट क्लास अशराफिया के हाथ में है। तो ये किसकी गफलत की वजह से ये सूरत हाल बदस्तूर कायम है? असल में पाकिस्तान में बाएं बाजू की तहरीक जो है उसमें इनहेरेंट यानी जो विरासत में कमजोरियाँ मिलती हैं, वो विरासत में इसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से कुछ खराबियाँ मिली हैं बुनियादी नौजत की। इसलिए चूँकि उसी का तसलसल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से विरासत में कुछ गलतियाँ मिली हैं। हाँ, मसलन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को हम देखेंगे तो वहाँ भी यही खराबी मौजूद है, और उनका भी असर बुरा हो गया, हमने देख लिया। वो उस खराबी थियोरेटिकली हम इसको देखें ना कि बाकायदा दो बड़ी अहम खराबी है। एक है तबकाती लाइन की अदम मौजूदगी, और दूसरी है लीडरशिप की कम सलाहियती। लीडरशिप उस
पैमाने का और उस हाँ। बासलाहियत इतना हाँ। बालिग नजर नहीं था। उनकी जहनी सतह बहुत नीची थी, वो किसी चैलेंज को नहीं निपट सके। मिसाल के तौर पर हम जब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें, पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी थी, पाकिस्तान में महज तबके की क्यादत भी वो उसने किया, और पाकिस्तान में कारकुनों ने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी, लेकिन एक ख़ास वक्त में जाके वो इनहेलिएट हो गई, ख़त्म हो गई। तो उसकी वजह यह है कि हम जब देखते हैं पाकिस्तान में जो चैलेंजेस आए हैं जितने भी, उसको वो मीट ही नहीं कर सकी है। मसलन पाकिस्तान में जमहूरियत का सवाल एक बड़ा चैलेंज था, उसको वो मीट नहीं कर सकी। वो टेररिज्म का दुमछल्लापन का शिकार थी, जो उसको CPI से वर्षे में मिला था, कभी इस जागीरदार के पीछे, कभी उस सरमाएदार के पीछे, कभी किसी और पार्टी के साथ इत्तेहाद कर दिया। उसने अपनी शनाख्त ही कभी नहीं बनने दी। अच्छा, पार्टी को ठीक ये भी अपनी जगह पर दुरुस्त है कि पार्टी पर बहुत कलगन थी, बहुत जबर किया गया, ये सब दुरुस्त है। लेकिन जितना भी जबर किया गया, उस जबर से निपटने की कोई हिकमतअमली भी होनी चाहिए थी। वो हिकमतअमली नहीं थी। एक तो क्लास लाइन नहीं थी। क्लास लाइन से मेरा मतलब ये है कि हम तबके की बात तो करते हैं, लेकिन हम तबकाती लाइन की बुनियाद पर सियासी फैसले नहीं करते। अच्छा सबा साहब, आपकी यहाँ बात काट रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं माओ चेयरमैन माओ देतुंग के मास लाइन थ्योरी, ये क्या है? थोड़ा इसके बारे में आप हमें बता दें। मास लाइन थ्योरी असल में एक होता, एक चीज़ है मास लाइन पर्सपेक्टिव, और उसके बाद आती है मास लाइन। अब मास लाइन थ्योरी के मुताबिक इल्म के हुसूल का तरीका बताया गया, क़यादत कैसे बनाई जाती है। असल में उसका इसकी ये हिकमतअमली है, क़यादत को कैसे उभारा जाए। तो हम यानी माओ और माओ के मानने वाले ये समझते हैं कि अवाम सबसे बड़ी कुव्वत है। कोई इनकलाब, कोई ग्रोह, कोई ग्रुप, कोई पार्टी, कोई लीडरशिप नहीं रखती है, इनकलाब अवाम रखते हैं। इनकलाब की कुव्वत सारी अवाम में है। तो हम अगर अपनी कोई हिकमत-अमली बनाना चाहते हैं, तो वो हिकमत-अमली बनाने के लिए भी हमें अवाम के पास जाना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा। हमने इस मुल्क में इस बुनियादी थ्योरी को इख्तियार ही नहीं किया कभी। हमने बैठ के, दानिशवरों ने अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके फैसले किए हैं। अगर हम आवाम के पास जाते हैं तो आवाम हमें सही रास्ता दिखाते हैं। ये बात बिल्कुल तस्लीम करनी चाहिए एक मतलब लेफ्ट के आदमी को कि हमारा आवाम से बड़ा उस्ताद कोई है नहीं हमारे लिए। हम अभी यानी आपके कहने का मकसद है मास लाइन थ्योरी को जो आप डिफाइन कर रहे हैं कि हमें आवाम से सीखना चाहिए। हमें आवाम को सिखाने के बजाय आवाम से सीखना चाहिए। आवाम में जाके उनके मसाइल और उनके, असल में ये खास किस्म की लाइन है ना। मतलब आम लोगों में बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि आवाम से कैसे सीखेंगे, आवाम को पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जाहिर होते हैं। यकीनन ये बात है। तो वो उसमें यह है कि आवाम में बिखरे हुए ख्यालात होते हैं। एक आदमी जो कि इनकलाबी है, उसका काम यह है कि उन बिखरे हुए ख्यालात को आवाम से इकट्ठा करके लाए, उसके बाद अपने इल्म, अपने नज़रिए और सलाह मशवरे हर चीज़ के बाद छान पटक करके, काट पीट करके लाइन बनाए, फिर उस लाइन को लेके आवाम में जाएगा। ये तीन तरफा रास्ता है। एक तरफ वो आवाम से आ रहा है, इसको बोलते हैं मैसेज टू मैसेज। आवाम से इल्म लिया, इसको ठीक किया, साफ किया, वापस ले गए आवाम में, अप्लाई किया। जब अप्लाई कर रहे हैं हम, उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आवाम गलत है, इसका मतलब है कि हमने एसेस करने में गलती की है या अप्लाई करने में गलती की है। अगर वापस आ करके फिर दोबारा अपनी इस्लाह करनी चाहिए। बेहतर। अच्छा सबा साहब, इसमें एक चीज़ अगर हम पाकिस्तान के तनाजुर में देखना चाहें तो बाएं बाजू की तहरीक का पाकिस्तान में बाएं बाजू की कोई तहरीक थी भी या नहीं? अगर थी तो किस नौइयत की थी, और अगर वो किस नौइयत की थी और वो क्यों उभर कर सामने नहीं आई या वो नाकाम हो गई?
کچھ لوگ اس کو سوویت یونین کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ سوویت یونین کے اس کے ختم ہونے کے بعد یہ سب کچھ بائیں بازو بھی ختم ہو چکا ہے، جیسے اینڈ آف دی ہسٹری کے ٹائپ اس طرح کے کچھ کتابیں بھی آئیں. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیوں پہلی یہ بات صورتحال ہے؟ پہلی جو بات یہ ہے کہ جب پاکستان بنا اور یہاں بائیں بازو کی تنظیم بنی تو اس تنظیم میں جیسے میں نے کہا کہ ہم نے وراثت میں اپنے خرابیاں لائی تھی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سے، اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر دم پن ہم اس کو بولتے ہیں، یعنی دوسروں کے پیچھے لگ جانا، تو وہ ہمارے اندر رجحان موجود تھا. اچھا، جب پاکستان میں پنڈی کانسپریسی کیس پری میچور ایک اسٹیپ تھا، وہ جب ناکام ہوا تو گورنمنٹ نے بڑی سختی شروع کر دی بہت، لیکن اس سختی کا مقابلہ کیا کارکنوں نے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مطلب اس وقت انڈر گراؤنڈ چلے گئے اور کرنے لگے. اب انڈر گراؤنڈ پالیٹکس کرنا اور عوام کے ساتھ رابطہ بھی رکھنا، سوسائٹی کے ساتھ چلتے رہنا، یہ بہت ہی ادق کام ہے، مشکل کام ہے. اس کام کے لحاظ سے ہماری قیادت جو ہے نا وہ اتنی لکھی پڑھی نہیں تھی، اس کی سطح نہیں تھی ظاہر تھی. اب مثال کے طور پر کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر، چاہے وہ پرو ماسکو تھی چاہے پرو چائنا تھے، دونوں کا لیڈر جو پاکستان میں تھا وہ ٹریڈ یونین سے آیا ہوا آدمی تھا. ٹریڈ یونین ایک شعبہ ہے ہمارا، ٹریڈ یونین لیڈرشپ دینے کے لیے نہیں ہے. اب جب جو ہماری پارٹی کا یا انقلابی پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے، اس کا ایک بڑا ویژن ہوتا ہے، اس کی بہت پہنچ ہوتی ہے، وہ بہت سارے مسائل جانتا ہے، سمجھتا ہے، حل بتا سکتا ہے. وہ ٹریڈ یونین ورکرز کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن وہ ایسا ہوا پاکستان میں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا پھر کہ وہ لوگ، کیونکہ ہمارے پاس وہی میں نے کہا کلاس لائف بھی نہیں تھی، تو ہمارے یہاں پیٹی بورژوا ٹینڈنسی بہت زیادہ تھی. نتیجہ اس کا یہ تھا کہ پاکستان میں بائیں بازو کے پڑھے لکھے لوگ تھے، جو انٹلیکچوئلس تھے، انہیں ہم نے کنارے رکھا ہماری قیادت نے باقاعدہ، چاہے وہ پرو رشین تھے چاہے وہ پرو چائنیز تھے. نہ ان کے یہاں پڑھے لکھے پرو چائنیز وہ بھی پارٹی میں نہیں تھے، پڑھے لکھے پرو رشین وہ بھی پارٹی میں نہیں تھے. پارٹی اور لوگوں کے ہاتھوں میں تھی. لیکن حسن ناصر نے جب چیلنج کیا کہ ہم پارٹی بنائیں گے، تو حسن ناصر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت اہم واقعہ ہے، اور اس میں آج تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ کس کا کیا رول تھا پارٹی کے اندر سے. اچھا، دوسری چیز اس میں آتی ہے کہ اس کے بعد حسن ناصر کے بعد بائیں بازو کو منظم کرنے اور انقلابی پارٹی میں ڈھالنے کے لیے میرے خیال میں دو سیریس ایفرٹس، یہ سنجیدہ کوششیں ہوئی ہیں، اور وہ نااہلی اور وہی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں کم وقت میں حل نہیں ہو سکتی ہیں، تو وہ ناکام ہو گئی. لیکن دو بڑی کوششیں تھیں، اس کو ہم نے دیکھا مختلف فیلڈ میں اس کے اثرات بھی. یعنی وہ پارٹی چاہے جو بھی کر رہی تھی، پارٹی تھی سامنے میں یہ نہیں تھی، لیکن اس کے جو فرنٹس تھے اس کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں. مثلاً کراچی میں ایک گروپ تھا، اس نے کام کیا، اور ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں میں اور مزدوروں میں بہت ابھار آیا ہے. 1967-68 کی موومنٹ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اچانک آ گئی تھی، اس پہ ان لوگوں نے کام کیا تھا. ایوب خان کی پوری حکومت لرزہ برندام ہو گئی انہی کی تحریک کی وجہ سے. یہ NSF تھی اور مزدور تنظیمیں تھیں کراچی. اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے علاقے میں مزدور کسان پارٹی نے کام کیا، اس نے جمع کیا لوگوں کو اچھا خاصا. مطلب ہشت نگر کی جو تحریک ہے بہت بڑی تحریک ہے، لیکن وہی اممیچورٹی کا مظاہرہ ہوا. وہاں بھی ہینڈل نہیں کر سکے موومنٹ کو، اور یہ بھی ہینڈل نہیں کر سکے جو پیچیدگی آئی. پیچیدگی بہت سی ہوتی ہے، مثلاً یہ کہ سندھ میں شہری اور دیہی کی تفریق پیدا ہو گئی، اس تفریق میں آپ صحیح سے حل نہیں نکال سکے. وہ کراچی کے لوگ، کراچی مین سٹی تھا جہاں پر لیفٹ کی پریزنس تھی، اور کراچی کے لوگ آپ سے بالکل علیحدہ ہو گئے. تو اس سے مطلب بیسیکلی غلطی وہی ہے کہ کلاس لائن نہیں تھی.
اور اس کے بجائے پیٹی بوٹ جو آپ پالیٹکس کر رہے تھے، تم چھلا پن کر رہے تھے، 68 کی پوری موومنٹ ہار دی ہم نے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں. پیپلز پارٹی کا شور ہوا، ہم اس کے ساتھ چلے گئے. ہم نے پیپلز پارٹی کو قوت دی. پیپلز پارٹی تو کچھ بھی نہیں تھی، اور وہ ساری ہماری قوت پیپلز پارٹی ہی میں رہ گئی جب ہم نکلے تھے. تو اس طرح ہم نے، ہمارا جو مسئلہ آج بھی یہی ہے. اچھا، مزدور تنظیم کا مسئلہ، مزدور اسی وقت سیاسی کردار ادا کرتا ہے جب اس کے سیاسی نظریے کی علم بردار جماعت موجود ہوتی ہے، چھوٹی یا بڑی جو بھی ہو. اور یہ ہوا بھی، یعنی کراچی کے اندر اگر بڑی تحریک ہوئی، مزدور کی بڑی بڑی تحریکیں ہوئی. کراچی میں ملتان کارن ٹیکسٹائل مل کی تحریک تھی، تو یہ ساری اس لیے تھی کہ ان کی ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن تھی جو فیصلے کرتی تھی، منظم طریقے سے تحریک چلاتے تھے. پھر یہ دو آنے چار آنے کی لڑائی نہیں رہتی تھی. پھر اس میں سیاسی اسٹائل انداز بھی آ جاتا تھا. جیسے کہ اس کی ہائٹ پہ آئے تو لانڈھی کی مزدور تحریک تھی، وہ اس کی بالکل اونچی سطح تھی. طالب علموں نے بہت کچھ جدوجہد کی، بڑی قربانیاں دی. لیکن یہ سب کچھ گواہ اس لیے دیا گیا کہ بڑی جو بات ہے کہ اب انڈر گراؤنڈ پارٹی نے اس بات کو سمجھا نہیں کہ ہمیں عوامی بحث پر بھی کام کرنا اتنا ہی ضروری ہے. اور پھر ان دونوں کے درمیان میں تعلق بنیادی طور پر تنظیم بنانا اور تنظیم کاری کا لیننسٹ پرنسپل ہے اپنا. ہم اس طرح نہیں بنا سکتے ہیں کہ جیسے لیبر پارٹی اور ہم مسلم لیگ بن گئی، پیپلز پارٹی بن گئی، ہم نے کہا ہم بھی ایک ایسی پارٹی بنا دیتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. ہماری پارٹی کو لیننسٹ پارٹی کہتے ہیں. لیننسٹ پارٹی دنیا کی منفرد سیاسی پارٹی تھی. وہ منفرد سیاسی پارٹی بنانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی. اچھا، جب ہمارا فیلئر ہوا، باہر لگی، آپ کہتے ہیں سوویت یونین کے ٹوٹنے سے، تو سوویت یونین کے جو حمایتی لوگ تھے نا، ان کے تو پورے پاکستان میں اور خاص طور سے طبقاتی جدوجہد میں ان کا اتنا بڑا حصہ داری بھی نہیں تھی. لیکن یہ ٹھیک ہے کہ سوویت یونین ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا سوشلزم کو پوری دنیا میں، نہ صرف پاکستان میں. اس کے اثرات ہوئے، لیکن اس کے اثرات سے دنیا کے دوسرے ملکوں کے لوگ نکل آئے. انہوں نے مقابلہ کیا، کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، تو کافی شعور رکھتے تھے، ان کے پاس لائنیں تھیں. ہمارے لوگ نہیں نکل سکے اور چاروں شانے چیت ہو گئے، کیونکہ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا. اور وہ غلط تعبیر الٹی سیدھی کرنا شروع کر دی ان لوگوں نے. کچھ عقیدہ پرستی آ گئی. پھر دوسری جو ایک بہت بڑی غلطی کہ دنیا کے کسی ملک میں کوئی مزدور تحریک، کوئی بائیں بازو کی تحریک اس ملک کے کلچر، روایت اور جو زمینی سچائیاں ہیں ان سے الگ رہ کر کے نہیں چل سکتی ہے. کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ عوام ہی استاد ہیں، عوام ہی کے ساتھ چلنا ہے، عوام ہی انقلاب لائیں گے، ہم نہیں لائیں گے. تو عوام جس روایت کو مانتے ہیں، جس تہذیب کو مانتے ہیں، جس مذہب کو مانتے ہیں، جس کلچر کو مانتے ہیں، ہم اس سے اگر متصادم ہوتے ہیں تو دراصل ہم عوام سے متصادم ہو جاتے ہیں. پاکستان میں بایاں بازو حکمرانوں کے بجائے عوام سے متصادم ہو گیا، اور انہوں نے عوام کو دبایا، آپ کو بھی ختم ہو گئے. اور یہی وجہ کہ وہ آئسولیشن میں چلے ہاں، گئے. چلو ختم ہو گئے. آپ کو اب مثال کوئی بھی ایشو ہو نا، تو ابھی جو مسئلہ کھڑا ہوا، امریکہ نے پوری دنیا میں جو بدماشی مچائی 9/11 کے بعد، ہمارا بایاں بازو آج تک نہیں سمجھ سکا کہ بھائی یہ امپیریلزم کا جال ہے، ہمیں اس کے ساتھ لڑنا چاہیے. ہم صرف گالی دیتے رہے ایکسٹریمزم کو. ایکسٹریمزم ایز سچ خود تو نہیں پیدا ہوتی ہے، پیدا کی جاتی ہے. جب تک سامراج کی حکمرانی موجود ہے، جب تک دہشت گردی بھی ہوتی رہے گی. آپ اس دہشت گرد گروپ کو ختم کر دیں گے، کل کسی نئی شکل میں کوئی اور دہشت گرد آ جائے گا. ہم نے دیکھا ہے، طالبان تھے، طالبان نہیں رہے، داعش آ گئی. داعش نہیں ہوگی، کوئی اور آ جائے گا، کیونکہ یہ سامراج کی ضرورت ہے. تو اس لیے پاکستان میں بائیں بازو اب پھر کوئی 25-30 سال کے وقفے کے بعد، کیونکہ دنیا میں حالات بدلے ہیں، دنیا میں عالمی سرمایہ دارانہ نظام زوال کا شکار ہوا ہے، امریکی سامراج ٹوٹ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے. اس کا اثر پاکستان میں بھی پڑ رہا ہے.
तो पाकिस्तान में फिर से लोगों में यह चल रही कि बाएं बाजू को मनज़म किया जाए, फला ये वो किया जाए। उसमें पाकिस्तान के अंदर आमरीत के ख़िलाफ़ कुछ तरीके हैं, उसके भी असरात हैं। तो अब लेकिन दोबारा मुनज़्ज़म करने के लिए ये अभी तक भाई फिर पेटी बुर्जुआ, बल्कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई रास्ता मुतय्यन नहीं है। अब नतीजा उसका ये है कि आज़ाद ख्याल, लिबरल, NGOs, इन लोगों को एक खुला मैदान मिला हुआ है, वो ऐसे पेश करते हैं जैसे वही बायां बाजू। तो इसलिए अभी तो इस बात की सख्त ज़रूरत है, बायां बाजू की तंजीम अगर बननी है तो जैसे कि अवामी वर्कर्स पार्टी की दूसरी कांग्रेस ने इन्होंने ऐलान किया था कि हम इनकलाबी तंजीम कारी हमारा बुनियादी हदफ है, तो उस पर काम नहीं हुआ, लेकिन ज़रूरत तो बाकी है अभी तक। और आज भी हम समझते हैं कि यही एक रास्ता है कि एक ऐसी तंजीम हो जो पुराने कम्युनिस्टों को जो नाकाम हुए उनकी खराबियों खामियों की इस्लाह भी करे, उनको सामने रखे, और जो उनकी अच्छी बातें थी उनसे सीखे भी। यकसर मुस्तरद नहीं किया जा सकता है। क्लास स्ट्रगल को जारी रखना पड़ेगा, क्लास लाइन पर ऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ेगी, और जमहूरियत और जमहूरी ज़राए से फ़ायदा ज़रूर उठाया जाए, लेकिन ये समझना कि ये जमहूरियत से ही हम अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे, ये बिल्कुल खाम ख्याली है। या तो लोग समझते नहीं हैं या लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, वरना हम इससे नहीं पहुंच सकते हैं। हमें सिलेक्शन करनी होगी, हमें मज़ाहमत करनी होगी, लड़ाई करनी होगी, चाहे जैसे भी हो, आज हो या आज से 5 साल बाद हो, आपको तंजीम मुनज़्ज़म करना पड़ेगा, और वो तंजीम हर तरह की लड़ाई लड़ेगी, जमहूरी हो या गैर जमहूरी हो, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये गलतफहमियाँ बहुत सी पैदा की गई हैं यहाँ कि ये जो है ना तशद्दुद का रास्ता ये इख्तियार करेंगे, अमन की बात, हमारा क्या काम है? हम तशद्दुद करते हैं क्या? तशद्दुद हुक्मरान करते हैं, लेकिन जब वो तशद्दुद करते हैं तो उस तशद्दुद के जवाब में तो तशद्दुद ही पैदा होगा ना, अमन कैसे पैदा हो जाएगा? तो इसलिए अभी भी बाएं बाजू की तारीख पाकिस्तान की जो है वो इस तरह की है कि शुरू से हमारे गलतियाँ खामियाँ रही हैं, हम क्लास स्ट्रगल को हमने क्लियरली दिया नहीं है, हम नजरी बातों में ज़्यादा रहे हैं। कि एक बड़ा मसला लोग कहते हैं कि रूस और चीन का इख्तलाफ है, हम पहले दिन से समझते हैं कि ब्लॉक प्लेजिम अच्छी चीज़ नहीं है, किसी मुल्क को फॉलो करना ये दुरुस्त बात नहीं है, चाहे वो रूस हो चाहे चीन। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अपने हालात हैं, पाकिस्तान का अपना इनकलाब होगा, उस इनकलाब के अपने अहदाफ होंगे। जब तक पाकिस्तान के इनकलाब के खदोखाल हम खुद तैयार नहीं करेंगे पाकिस्तानी अवाम से मिलकर, तो जब तक इनकलाब नहीं आएगा हम 100 साल तक लकीर पीटते रहें, कुछ नहीं होगा। और मेरे ख्याल में इसी ब्लॉक फॉलिज्म ने आज तक ये नुकसान किया है कि आपने अपने मारूदी हालात से हट के बिल्कुल आपने उस लाइनों को इख्तियार किया जो आपके माशरे ने, आपके समाज ने जिस पर एक्सेप्ट नहीं किया। और सिर्फ ये नहीं कि हम ये रूस या चीन के तनाजुर में हम बात कर रहे हैं, सिर्फ सोवियत नवाजों की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, मतलब चारों मुजमदार बहुत बड़ा कामरेड है, उसकी कुर्बानी से कोई इनकार ही नहीं है। लेकिन चारों मुजमदार ने जब ये कहा कि चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है, अब इसको ब्लंडर समझते हैं, ये नहीं होना चाहिए था, उसका नुकसान उठाया आपने। तो लेकिन ये कोई ऐसी मायूसी वाली कैफियत नहीं है, बस इसमें सबसे जो ज़्यादा इस वक्त उम्मीद अफजा बात है वो हिंदुस्तान की किसान तहरीक है। हिंदुस्तान की किसान तहरीक हिंदुस्तान की तारीख का बहुत बड़ा वाक़या है। तेलंगाना किसान तहरीकों के हवाले से देखें तो तेलंगाना की तहरीक थी बहुत तारीखी नौयत की, और तेलंगाना के बाद उससे भी बड़ी तहरीक अब पैदा हुई है। दूसरी बात यह कि ये इतनी मुहताज तहरीक है कि इससे अंदाज़ा होता है कि उसके दरमियान में जो लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि वो स्पॉन्टेनियस आ गए हैं, वो मुनज़्ज़म लोग हैं, यानी इंतहाई मोहताज। वो पॉलिटिकल लीडर्स को अपने स्टेज ही नहीं देते, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, फिर जो लोग वहाँ कुर्बानी दे रहे हैं, जो लोग उसमें मरे हैं, उन लोगों के बारे में लोगों को यहाँ मालूमात नहीं है, वो कौन लोग हैं, वो तो सारे मॉइस्ट हैं। यानी मेरे पास एक खातून का मैंने लिख के रखा हुआ है, अभी मैं उसको डालूंगा अभी पेजेस पे अपने, तो कंचन नारावारे खातून है, वो 35 साल की लड़की थी, वो मर गई इसी में। तो अब जो है मेरा अच्छा अब नए अंदाज में लोग सोचना भी शुरू हो गए हैं।
अब हिंदुस्तान के अंदर भी लोग सोचते हैं, बांग्लादेश में हमने देखा पॉजिटिव चेंजेस आ गई हैं बहुत सारी, नेपाल में हम देख रहे हैं कम्युनिस्ट हुकूमत में आ गए हैं। तो ये अब सोच रहे हैं कि साउथ एशिया के तमाम लोग 1947 में बरतानिया के चले जाने के बावजूद न्यू कॉलोनियल सिस्टम का शिकार हो गए हैं। लिहाजा साउथ एशिया के तमाम लोगों को मिलकर एक दूसरे की मदद कर करके न्यू कॉलोनियल सिस्टम से बाहर निकलना होगा। ये अब अलग अलग ये कोनों खुदरों की बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इनके दरमियान में कोऑपरेशन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बड़ा वक्त तकाजा है। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी अभी बनी हुई है, जो उसका नाम मुझे भी याद नहीं है, कॉम्पोसा बोलते हैं उसको, माओइस्टों की तंजीम है वो एशिया के लिए, साउथ एशिया के लिए। तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा नहीं मसला, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हमें काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो 100 साल तक नहीं मिलेगा। तो आप समझते हैं कि कभी पाकिस्तान में तबकाती बुनियादों पर लोगों को मुनज़्ज़म किया जा सकता है? अभी आप क्या समझते हैं? मैं समझता नहीं हूँ, मेरा यकीन है इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। यानी पाकिस्तान के अवाम को निजात नहीं मिल सकती है, ये बात तो साबित हो गई है। आज हम देखते हैं पाकिस्तान में जो बुर्जुआ पॉलिटिक्स है उसमें क्या हो रहा है। हम अवाम की नज़र में PDM एक हिस्सा है और एक हुकूमती इत्तेहादी है, हुकूमत के इत्तेहादी हैं जो हुक्मरान हैं, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल दुश्मन नज़र आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े सूबे में सेनेट का इलेक्शन हुआ तो इन दोनों ने मिल बैठ करके तकसीम कर दी सीटें कि इतनी तुम्हारी इतनी हमारी। आज अभी सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन कल हो रहा है। आज अभी रात में मीटिंग हो रही है वहाँ इस्लामाबाद में कि 50-50 का फार्मूला यहाँ भी अख्तियार कर लिया जाए। चेयरमैन दे दें आप एक को, डिप्टी चेयरमैन दूसरे को, दोनों को। तो इस हालत में अवाम को पास कौन है? ये तो बिल्कुल अब तो ये नंगा हो गया निज़ाम पूरा ना, अब तो कुछ रह नहीं गया इसमें। अब भी अगर जो लोग ये बात करते हैं कि नवाज शरीफ के पीछे चल के इनकलाब लाएंगे या इमरान खान के पीछे चल के इनकलाब लाएंगे तो उनकी अकल पर मत नहीं किया जा सकता है, बोले इसका क्वेश्चन ही नहीं है। अब तो इसीलिए जितना आप देखना, कोरोना बहुत इम्पोर्टेंट इशू था। कोरोना में लॉकडाउन क्यों नहीं हुआ? गवर्नमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट ने लॉकडाउन नहीं करने दिया क्योंकि उनको खतरा था कि अगर लॉकडाउन कंप्लीट कर दिया तो लोग बिफर के सड़कों पे आ जाएंगे और वो हम पे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। हालांकि कोई पार्टी नहीं है पाकिस्तान में ऐसी जो इनकी क़यादत कर सके, लेकिन टर्माइल पैदा हो जाएगा, अनार्की पैदा हो जाएगी। और पाकिस्तान में इस वक्त का तकाजा यही है कि लेफ्ट की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो डिसिप्लिन्ड हो, चाहे वो छोटी बड़ी की बात नहीं है, डिसिप्लिन्ड हो, नज़रियाती तौर पर बहस हो, वो बनाई जाए और वो देखे और जैसे ही मौका मिले उसका फ़ायदा उठा ले। यही लेफ्ट की पॉलिटिक्स है। यानी दरीन की तंजीम, अवाम की अक्सरियती तंजीम थी, ये कौन बता सकता है? लेकिन वहाँ के हालात जो थे उसका उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। और ये हर जगह यही होता है, इनकलाब ऐसे ही होता है। जब अवाम जब खड़े हो जाते हैं किसी के खिलाफ, आप उसमें जाते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और खराब हो जाता है। तो आज भी यही वक्त का तकाजा यही है कि जल्द से जल्द आप अपने लोगों को, अपने कारकुनों को इस निज़ाम से बाहर निकालें। निज़ाम से बाहर निकालने का मतलब ये नहीं है कि इमरान खान से बाहर निकालो, पूरे निज़ाम से बाहर निकालें। जब निज़ाम से बाहर और सभी तरीके से खड़े रहें फिर हुकूमती तो आती जाती रहती हैं, इससे क्या होता है? बहुत तवील मौजू है सर, कोशिश करेंगे कि हम अगली नशस्तों में भी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर सकें। आज साहब जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल, एक आम जो इस वक्त सरकारी मुलाजमीन का मसला है, आप एक ग्रैंड अलायंस का भी हिस्सा है। इस वक्त पंजाब ने 25% जो ये अलाउंस का जो वफाक ने ऐलान किया था वो वफाक में वो दे दिया है अपने मुलाजमीन को, और पंजाब ने भी दे दिया है। सिंध पहले ही 10% जून में दे चुका था और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी गैर मुसद्दका इतलात है कि वहाँ पर भी मिल चुका है। बहरहाल उसकी कंफर्मेशन करनी पड़ेगी। बलूचिस्तान क्यों इस मामलात में सबसे पीछे? गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान क्यों अपने मुलाजमीन के साथ इस तरह का रवैया रख रही है? जिस वक्त मरकज़ में ये चीज़ फैसला हुआ
तो मरकज़ी जो वफाकी मुलाजमीन थे उनको तो मरकज़ ने अपने उस पर बजट से दिया और सूबों को रिकमेंड किया, रिकमेंडेशन उन्होंने दी है कि अपने अपने सूबाई बजट से इनको 25% दिया जाए। अब उसमें चूँकि जहाँ जहाँ KPK में उनकी गवर्नमेंट थी PTI की उन्होंने कर दी, लेकिन यहाँ भी हमारे जो ग्रैंड अलायंस के हमारे जो लीडरशिप है वो राब्ते में गवर्नमेंट के साथ, और मेरे ख्याल में उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट कर दिए उनको, और उम्मीद अफजा बातें आ रही हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान भी एक मरतबा तो जो यहाँ के तर्जुमान साहब है वो उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी जिससे लोगों में मायूसी फैल गई थी, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने फिर दोबारा उसकी वजाहत भी कर दी। हम समझते हैं कि ये बहुत जल्द दे देंगे, और अगर नहीं दिया तो ज़ाहिर है फिर ये तमाम जितने भी ग्रैंड अलायंस में शामिल तंजीमें ये दोबारा एहतजाज पे निकलेंगे, और वो बात जो वफाकी गवर्नमेंट से वो मनवा चुके हैं वो यहाँ भी वो मनवाएंगे और ये लेके छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, वक्तन फ़वक्तन हाज़िर होते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि हम सबा साहब से, हाजी साहब से मज़ीद सवालात भी करें गपशप के अंदाज़ में, और मज़ीद मालूमात हम तक भी पहुँचे, और हमारे तवसत से कोशिश करेंगे कि आवाम तक पहुँचे। आप सबका बहुत शुक्रिया, हाजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, सबा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।